अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर जो है आज का हमारा जो लेक्चर है वो है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी के बारे में कि इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या होती है, उसको हमने किस तरह से ड्राइव करना है फ्लूइड में। और लेकिन उससे पहले यहाँ पे कुछ टर्म्स हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी की तरफ मूव करेंगे। सबसे पहली टर्म है फ्लो, वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट। डेफिनेशन इसकी क्या है? द वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड पासिंग एनी नॉर्मल क्रॉस सेक्शन इन यूनिट टाइम। यूनिट टाइम में कोई भी जो हमारे पास क्रॉस सेक्शनल एरिया है उसमें से जितना फ्लूइड का वॉल्यूम पास करता है उसे हम बोलते हैं वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट। हम इसको वैसे वॉल्यूम फ्लक्स भी बोल देते हैं। एक्चुअली में ये होता क्या, पहले सबसे पहले तो आपको ये क्रॉस सेक्शन का पता होना चाहिए। क्रॉस सेक्शन क्या होता है? फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम कंसीडर कर लेते हैं हमारे पास कोई भी जो सरफेस है वो एक सिलेंडर है। ठीक है, इसको हम कर लेते हैं। हम देखना चाह रहे हैं कि इसका क्रॉस सेक्शन क्या होगा, इस सिलेंडर का क्रॉस सेक्शन क्या होगा। तो इस सिलेंडर का क्रॉस सेक्शन क्या होगा अगर आप इसको किसी प्लेन के थ्रू कट करते हैं, यहाँ से इसके परपेंडिकुलरली इसको किसी प्लेन से कट करते हैं, देन यहाँ पे ये जो सरफेस बनेगी ये वाली, तो इसको हम बोलते हैं क्रॉस सेक्शन। तो यहाँ पे जो सिलेंडर का जो क्रॉस सेक्शन होगा वो एक सर्कल बनेगा, ये इसका क्रॉस सेक्शन है। तो इस क्रॉस सेक्शन में से जितना फ्लूइड का वॉल्यूम जो है वो पास करेगा उसको हम बोलते हैं वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट। एंड इसको डिनोट किससे करते हैं? क्यू से। और इसका यूनिट क्या है? मीटर क्यूब पर सेकेंड। अगर आप क्रॉस सेक्शन की डेफिनेशन करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। a view into inside as something made by cutting through it। a view, मैं यहाँ पे आपको लिख देती हूँ। a view inside, sorry, a view into inside of something made by cutting through it। तो ये हो जाएगी इज कॉल्ड क्रॉस सेक्शनल। ठीक है, तो ये इसकी डेफिनेशन है कि कोई भी चीज अगर हम उसके अंदर देखते हैं, मतलब उसको कट करते हैं, तो हमें जो भी यहाँ पे ये एरिया नजर आता है इसको हम बोलते हैं क्रॉस सेक्शन। तो इस क्रॉस सेक्शन में से जो वॉल्यूम पास होगा उसको हम बोलेंगे वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट। और नेक्स्ट हमारी जो टर्म है वो होती है मैस फ्लो रेट। तो फ्लूइड का जितना मैस फ्लो करता है, एक फ्लूइड का वॉल्यूम होता है, फ्लूइड का मैस होता है। ठीक है, तो जितना मैस जो है फ्लूइड का होगा उसमें से पास कर रहा होगा इस क्रॉस सेक्शन में से, उसको हम बोलेंगे मैस फ्लो रेट, या इन अदर वर्ड्स हम इसको बोलते हैं मैस फ्लक्स। कोई भी मैस फ्लूइड जो है वो पास कर रहा है, मूव कर रहा है, वॉल्यूम उसका हम अगर ले रहे हैं तो वो वॉल्यूम फ्लक्स हो जाएगा। अगर हम उसका मैस कंसीडर कर रहे हैं तो वो मैस हो जाएगा। तो यहाँ पे इसको डिनोट किससे करते हैं? एम के साथ। It is denoted by m and its unit is kg per second। सॉरी, m डॉट है, मतलब कि जो टाइम के रिस्पेक्ट से मैस, मतलब जितना मैस जो है वो पास कर रहा है उस नॉर्मल क्रॉस सेक्शन में से, उसको मैस फ्लो रेट बोलते हैं और इसको डिनोट किया गया है m डॉट के साथ। और इसको यूनिट जो है वो kg पर सेकेंड है। Average or mean velocity, the average or mean velocity denoted by UAV at any cross section area A is defined as the volumetric flow rate Q divided by the area of the cross section। Average velocity क्या होगी? जो भी आपका volumetric flow rate है, मतलब कि यूनिट टाइम में किसी क्रॉस सेक्शन से जितना भी वॉल्यूम पास कर रहा है फ्लूइड का, उसको अगर आप उसके एरिया से डिवाइड कर देते हैं तो वो आपके पास एवरेज वेलोसिटी आ जाएगी। यहाँ पे हमने वॉल्यूम फ्लो रेट या वॉल्यूम फ्लक्स की डेफिनेशन तो पढ़ ली। होती क्या है कि किसी भी सेक्शन से जितना फ्लूइड का वॉल्यूम पास करता है यूनिट टाइम में, उसे हम वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट बोल देते हैं या वॉल्यूम फ्लक्स बोलते हैं। तो अगर हमने कैलकुलेट करना हो कि इस क्रॉस सेक्शन में से कितना, मतलब फ्लूइड का वॉल्यूम पास कर रहा है, कि क्या फ्लक्स रेट है, क्या उस वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट, मतलब कितना पास हो रहा है उसमें से वॉल्यूम, तो उसको कैलकुलेट किससे करते हैं, किस तरह से करते हैं, वो देख लेते हैं हम। वॉल्यूम फ्लक्स थ्रू अ सरफेस, किसी भी सरफेस में से वो कितना वॉल्यूम फ्लक्स है, मतलब वॉल्यूम फ्लक्स के द रेट ऑफ वॉल्यूम फ्लो अक्रॉस द यूनिट एरिया में से कितना वॉल्यूम पास कर रहा है, वो हम देख लेते हैं कि किस तरह से हम कैलकुलेट करेंगे। कंसीडर द मोशन ऑफ एन इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड थ्रू अ सरफेस एस। कोई भी सरफेस ले लें, कोई भी सरफेस एस ले लें, उसमें से जितना
हमने मोशन देखनी है उसकी फ्लूइड की, इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड ली है और सरफेस ली है एस। लेट वी बी द वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड एट सम पॉइंट पी। अगर हम यहाँ पे कोई पॉइंट ले लेते हैं पी, इस पॉइंट के ऊपर फ्लूइड की जो वेलोसिटी है वी ऑफ एक्स वाई जी है, ठीक है। और पॉइंट जो है पी ऑफ एक्स वाई जी, मतलब वो 3 डायमेंशनल हम सरफेस ले रहे हैं, उसमें पॉइंट जो है वो उसके जो कोऑर्डिनेट्स है वो एक्स वाई जी है। डिवाइड द सरफेस इनटू एम सरफेस एलिमेंट्स। ये जो सरफेस है इसको हम एम छोटे छोटे एलिमेंट्स में डिवाइड कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये 1 हो गया, ये 2, ये 3, 4, 5, इस तरह से हम इसको टोटल एम एलिमेंट्स में डिवाइड कर लेते हैं। और हर एक का जो एरिया होगा वो क्या हो जाएगा, डेल एस वन। मतलब अगर हम इसका कोई छोटा सा पार्ट ले रहे हैं तो वो क्या आ जाएगा, डेल एस। ये चीज आ गई, ठीक है। लेट पी के बी एन आर्बिट्रेरी पॉइंट ऑन ईच सरफेस एलिमेंट। अब जिस तरह से हमने क्योंकि उसके छोटे छोटे पार्ट्स कर लिए हैं, तो उसके अंदर हर सरफेस पे मतलब जो उसके पार्ट्स बने हैं उसके अंदर एलिमेंट ले लेते हैं, P1 P2 P3 P सो ऑन पी एम तक। जैसे कि ये देखिए यहाँ पे सरफेस ली गई है एक एस, और उसको छोटे छोटे पार्ट्स में इस तरह से डिवाइड कर लिया, ठीक है। और इसको जनरली एक पार्ट को इसका नाम दे दिया गया है डेल एस के। ये जो एरिया एलिमेंट है इसका नाम दे दिया है डेल एस के का, ठीक है। और उसके अंदर एक पॉइंट लिया है, हमने कंसिडर किया है पी के। नेक्स्ट है लेट एन के बी द आउटवर्ड यूनिट नॉर्मल टू डेल एस के एट पी के। कि ये जो पॉइंट है इसके ऊपर हमने एक नॉर्मल यूनिट वेक्टर लेना है, वो हमने ले लिया एन के ये वाला। और जो फ्लूइड की वेलोसिटी है वो है वी के इस पॉइंट के ऊपर। और इन ये दोनों जो आपस में एंगल बना रहे हैं उसको नाम दिया है थीटा के का, ठीक है। थीटा के बी द एंगल बिटवीन एन के एंड वी के। द नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ फ्लूइड वेलोसिटी एट पी के इज वी के cos थीटा। ये इसके जो नॉर्मल कंपोनेंट होंगे वेलोसिटी के वो क्या हो जाएंगे, वी के cos थीटा। या हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि वी के डॉट एन के, क्योंकि जब आप इसको ओपन करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, मोड आ जाएगा वी का, ठीक है। और साथ में मोड आ जाएगा एन का cos थीटा के। तो एन का मोड क्योंकि ये यूनिट वेक्टर है तो इसका मोड जो है वो 1 के इक्वल हो जाएगा, तो ये आपके पास आ जाएगा वी के cos थीटा के इक्वल। द अमाउंट ऑफ फ्लूइड व्हिच फ्लोज इन टाइम डेल्टा टी इन द डायरेक्शन ऑफ एन इज वी डॉट एन डेल टी एस के। यहाँ पे ये जो द अमाउंट ऑफ फ्लूइड है इसका मतलब द अमाउंट ऑफ फ्लूइड व्हिच फ्लोज इन टाइम डेल्टा टी इन द डायरेक्शन ऑफ एन इज वी के डॉट एन के डेल्टा टी डेल एस के। ये अब चीज आई कहाँ से, अब देखें द अमाउंट ऑफ फ्लूइड व्हिच फ्लोज, इसका मतलब ये है कि फ्लूइड का जितना वॉल्यूम जो है वो फ्लो कर रहा है वो किसके इक्वल आ रहा है, वी के डॉट एन के डेल्टा टी डेल एस के, ठीक है। मतलब ये जो है ये इसका फ्लूइड का वॉल्यूम है जो कि डेल्टा टी टाइम के दौरान जो है वो फ्लो कर रहा है, किस डायरेक्शन में, एन की डायरेक्शन में। अब ये आया कैसे है, आपने एक रिलेशन पढ़ा होगा डिस्टेंस का, एस इज इक्वल टू वी टी, ठीक है। तो यहाँ पे क्योंकि हम एन की डायरेक्शन में ले रहे हैं और एन की डायरेक्शन में जो वेलोसिटी कंपोनेंट आ रहा है उसको हम वी के कोस थीटा है, और उसको हम डिनोट किस तरह से लिख सकते हैं, वी के डॉट एन के साथ। तो ये आ गई वेलोसिटी और साथ में जो टाइम है, ठीक है, ये डेल्टा टी। और डेल एस के जो है वो यहाँ पे एरिया है उस एलिमेंट का, मतलब जिसमें से वो फ्लूइड जो है वो पास कर रहा है, जिस एरिया में से पास कर रहा है। अब आपने वॉल्यूम का फॉर्मूला आपको याद होगा, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू हाइट इंटू ब्रेथ, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है वॉल्यूम का। हाइट इंटू ब्रेथ जो है ये तो बन जाएगी आपके पास एरिया, सॉरी लेंथ इंटू ब्रेथ जो है ये आपके पास बन जाएगा उसका एरिया, और एक उसकी आ जाएगी आपके पास हाइट, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो हाइट है वो आ जाएगी, वो इस फार्मूले से हमने एस वाले फार्मूले से निकाल लिया, एस इज इक्वल टू वी टी, जो इसकी हाइट है वो यहाँ से इस फार्मूले से आ जाएगा, ठीक है। और वो हो गई वी के डॉट एन के डेल्टा टी, और जो एरिया है मतलब लेंथ इंटू ब्रेथ वो आ गई डेल एस के। तो ये इनका मल्टीपल जो इनका प्रोडक्ट है वो आ गया वॉल्यूम, ठीक है। नेक्स्ट है द वॉल्यूम फ्लक्स, the volume of the fluid flowing per unit time through del S K in the direction of N K is equal to, वो क्या आ गया अब v के डॉट एन के डेल एस के।
मतलब जो उस डायरेक्शन में पास कर रहा पर यूनिट टाइम है ना, तो टाइम जो है वो 1 यूनिट हो गया और यूनिट टाइम ले रहे हैं। वॉल्यूम फ्लक्स ऑफ फ्लूइड ड्यू टू m एलिमेंट्स, m एलिमेंट्स ये तो एक एलिमेंट की वजह से आया था वॉल्यूम फ्लक्स। अब अगर हम m एलिमेंट्स की वजह से ले रहे हैं तो जाहिर है फिर एक एलिमेंट, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, m एलिमेंट्स का जो वॉल्यूम फ्लक्स होगा वो एड अप हो जाएगा और उसको जनरल फॉर्म में लिखते हैं समेशन k इज इक्वल टू 1 टू m v k डॉट n k डेल s k। ठीक है, एंड देयरफॉर द वॉल्यूम फ्लक्स ऑफ फ्लूइड थ्रू द होल सरफेस। पहले हमने ये स्मॉल एरियाज में से ले लिया वॉल्यूम फ्लक्स, अब होल सरफेस में से करना चाह रहे हैं तो इसकी क्योंकि पहले हमने m पार्ट्स में डिवाइड किया था, अब होल सरफेस का ले रहे हैं तो m अप्रोच कर जाएगा इंफिनिटी को, मतलब हमने उसके इन्फिनिट छोटे 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 पार्ट कर लिए हैं और ये आ जाएगा समेशन वी के डॉट एन के इंटू डेल एस के। अब लिमिट आपको पता है, अगर समेशन के साथ लिमिट आ रही है तो वो हमारे पास इंटीग्रेशन के इक्वल होती है। इंटीग्रेशन आ गई वी डॉट एन और साथ में ये जो डेल एस था ये किस में चेंज हो गया, डी एस में। सिमिलरली वी कैन डिफाइन द मास फ्लक्स, मास मतलब इस तरह से वो कहते हैं हम मास फ्लक्स को भी डिफाइन कर सकते हैं। मास फ्लक्स क्या होगा, मास ऑफ फ्लूइड फ्लोइंग पर यूनिट टाइम के अंदर जितना मास फ्लो कर रहा होगा वो क्या हो जाएगा, डबल इंटीग्रल एस। डबल इंटीग्रल का मतलब होता है सरफेस इंटीग्रल, अगर ये एस नहीं भी लिखा हो तो ये अंडरस्टूड है डबल इंटीग्रल की वजह से कि ये सरफेस इंटीग्रल आ रहा है। रो वी डॉट एन डी एस, ये क्योंकि वॉल्यूम है ये वाला और ये रो क्या है, डेंसिटी है, तो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इज इक्वल टू मैस। तो ये हमारे पास आ गया मैस फ्लक्स। नेक्स्ट इसकी एक एग्जांपल है, वो हम देख लेते हैं। For the velocity vector v, evaluate the volumetric flow rate q and the average velocity uave through the square surface whose vertices are। एक स्केयर सरफेस है, उसके वर्टिसेस गिवन है, उसकी वेलोसिटी गिवन है, हमने उसका वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट फाइंड करना है और एवरेज वेलोसिटी फाइंड करनी है। नेक्स्ट ये देखिए इन पॉइंट्स गिवन है। पॉइंट्स को अगर हम यहाँ पे ड्रॉ करें 0 1 0 मतलब एक्स कोऑर्डिनेट 0 है, वाई कोऑर्डिनेट 1 है और जी कोऑर्डिनेट 0 है, तो ये पॉइंट जो है वो यहाँ पे बनेगा, मतलब कि एक्स भी 0 है यहाँ पे और वाई भी 0। हमने एक्स एक्सिस किस तरह से लिए हैं, एक्स वाई और जी एक्सिस लिए हैं, तो ये पॉइंट यहाँ पे आ गया। ठीक है, इसी तरह से 0 1 2 मतलब एक्स एक्सिस 0 है, बाकी वाई की वैल्यू 1 और जी की वैल्यू 2, तो ये यहाँ पे आ गया। इसी तरह से ये चारों पॉइंट जो है इन्होंने ड्रॉ किए हैं। यहाँ पे इन चारों पॉइंट्स को अगर मिला दिया जाए तो ये हमारे पास एक सरफेस एस बन गई है। तो अब हमने वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट फाइंड करना है उस फ्लूइड का जो इस सरफेस में से पास कर रहा है। तो जाहिर है अगर हमारे पास ये वाली सरफेस आई है, ठीक है ना, तो इसमें से जो फ्लो मूव करेगा, मतलब ये इस तरफ को सरफेस है, राइट साइड पे इसका फेस है, तो जो फ्लूइड मूव करेगा वो यहाँ से एंटर होगा इस तरह से और इधर से बाहर निकलेगा, मतलब ये वाई की डायरेक्शन में मूव कर रहा है और वाई की डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर होता है वो जे यूनिट वेक्टर होता है। मतलब यहाँ पे जो हम डायरेक्शन लेंगे नॉर्मल की सरफेस के ऊपर जो नॉर्मल है वो ये वाला आ जाएगा। ठीक है, इस नॉर्मल डायरेक्शन में जो है फ्लूइड मूव करेगा। तो वेलोसिटी गिवन है, डायरेक्शन उसकी गिवन आ गई, तो वी डॉट एन फाइंड कर लिया, मतलब एन जो है वो जे जे के इक्वल है, तो इनका डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो ये आ जाएगा एक्स जी के इक्वल। वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट को आपको बताया था कि उसको क्यू के साथ डिनोट करते हैं, तो ये जो ऊपर हमारे पास फॉर्मूला आया है इसको हम इक्वल टू क्यू लिख लेते हैं, यहाँ पे ये क्यू के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास बी डॉट एन डी एस। तो ये आपके पास बेसिकली वो गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम होता है। तो उसमें भी ये कंपोनेंट जो है वो बताए मतलब इसमें आपके पास ये जो डी एस है सरफेस एरिया है, तो जो सरफेस हम कंसिडर कर रहे हैं वो ले लेते हैं कि मतलब जहाँ पे हमने डी एक्स डी जी लिया और साथ में एन डॉट के एन डॉट जे। ये बेसिकली यहाँ पे ना ग्रीन थ्योरम लगाया है, ग्रीन्स थ्योरम होता है। तो उसमें इसका प्रूफ गिवन है कि ये जो डी एस है ना ये इस चीज के इक्वल होता है। ठीक है ना, डी एक्स डी जी ओवर एन डॉट जे के इक्वल के। तो ये वहां से ये ग्रीन्स आइडेंटिटी को यूज करते हुए ये फॉर्मूला लगाया है। वेयर आर इज द प्रोजेक्शन ऑफ द सरफेसेस ऑन द एक्स जी प्लेन। सॉरी अगर मैं मतलब गलती कर रही हूँ तो मुझे आई एम नॉट श्योर कि ये ग्रीन्स थ्योरम ही है या डाइवर्जेंस थ्योरम इस तरह से, लेकिन जहाँ तक मुझे याद है ये ग्रीन्स थ्योरम है। वेक्टर एंड टेंसर की बुक में आप में गिवन होगा, वहां से आप देख सकते हैं। तो ये फॉर्मूला यूज किया है। यहाँ पे वैल्यूज पुट करें, वी डॉट एन की वैल्यू जो है वो ये वाली आ जाएगी एक्स जी। ये बेसिकली हम डी एक्स डी वाई भी लगा सकते थे, लेकिन यहाँ पे एक्स जी की वजह से क्योंकि हमारे पास डायरेक्शन जो है वो
जे की डायरेक्शन में आ रही है, इसलिए हमने एन डॉट जे को यूज किया है। अगर हमारे पास ये आई के इक्वल होती तो हम एन डॉट आई वाला फॉर्मूला यूज कर लेते। तो यहाँ पे अब जस्ट इसकी वैल्यूज लगाएं, एन डॉट जे दोनों यूनिट वेक्टर हैं, इनका मैग्नीट्यूड जो है वो 1 के इक्वल आ जाएगा। वी डॉट एन जो है वो आपके पास एक्स जी के इक्वल है, साथ में डी एक्स डी जी आ रहा है। तो यहाँ से आप इसकी लिमिट भी लगा लें। नेक्स्ट देखें, ये आ गया इसकी जो लिमिट्स हैं वो किस तरह से आई हैं। एक्स और जी की हमें लिमिट्स चाहिए। तो इन पॉइंट्स में देखें, एक्स 0 है, उसके बाद वो 2 पे मतलब चेंज हो रहा है, 2 से 0 से 2 तक मूव कर रहा है एक्स की वैल्यू जो है, और जी की जो वैल्यू है वो भी 0 से 2 तक चेंज हो रही है। तो इसलिए एक्स और जी की यहाँ पे लिमिट्स क्या आ गई, 0 से 2। फर्स्ट इंटीग्रेट किया क्योंकि यहाँ पे डी एक्स आ रहा है, तो इसको एक्स के रिस्पेक्ट से इंटीग्रेट करते हैं, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर ओवर 2, लिमिट्स लगाएं 0 से 2, यहाँ पे ये 2 जी बच गया, इसको अगेन इंटीग्रेट करते तो ये 4 मीटर क्यूब पर सेकेंड आ गया। नेक्स्ट हमने फाइंड करना था एवरेज वेलोसिटी क्यू ओवर ए की इक्वल होती है। तो क्यू हमने देख लिया 4 मीटर क्यूब पर सेकेंड आ रहा है, और जो उसका एरिया है लेंथ इंटू मतलब जो इसकी सरफेस है, सरफेस देखें ये 2 डायमेंशनल सरफेस आ रही है। तो इसकी जो मतलब ये जो इसकी ब्रेथ है, इसकी बेस है, ये क्या है 2 मीटर की, मतलब 2 मीटर का नहीं है, 2 यूनिट्स आ रही है, 0 से 2 तक है इसकी लेंथ, ठीक है ना। इसी तरह से जो इसकी हाइट है वो भी 0 से 2 तक है। तो इसका क्या आ जाएगा, इसका एरिया जो है वो 2 इंटू 2 आ जाएगा, ठीक है। ये आ गया 4 मीटर स्क्वायर। तो एवरेज वेलोसिटी क्यू ओवर ए है 4 ओवर 4 1 मीटर पर सेकेंड, एवरेज वेलोसिटी इसकी आ जाएगी। नेक्स्ट हमने जो मेरा मेन टॉपिक था वो हमने करना है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी फॉर अ कंप्रेसिबल फ्लूइड इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। हमने इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी को यहाँ पे डिस्कस करना है। तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या होती है, द इक्वेशन based on the law of the equation based on the principle of conservation of mass is called equation of continuity. So continuity equation is based on principle of conservation of mass. जो कंटिन्यूटी इक्वेशन है वो कंजर्वेशन ऑफ मास पे मतलब डिपेंड करती है, जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है उस पर डिपेंड करती है। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास होता क्या है कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर आप कोई पाइप ले लें, हम ये पाइप कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है कि जितना फ्लूइड जो है वो इससे अंदर एंटर हो रहा है इस एंड से, दूसरे एंड से उतना ही फ्लूइड जो है वो बाहर निकलेगा। मतलब जितना एंटर हो रहा है उतना ही लीव करेगा। इस यहाँ पे इसके अंदर ना तो कोई मास जो है वो इंक्रीज होता है, मतलब ना तो वो प्रोड्यूस हो रहा होता है और ना ही वो डिस्ट्रॉय होता है। ऐसा नहीं है कि यहाँ से पास करते हुए 4 kg है वो मैस की मिकदार, जो फ्लूइड का मैस जो है वो एंटर कर रहा है, और जब बाहर निकले तो वो अंदर मतलब कुछ लॉस वो प्रॉपर्टीज की वजह से, कुछ प्रेशर वगैरह अप्लाई करने की वजह से या टेम्परेचर की वजह से वो चेंज हो जाए, तो मतलब डिक्रीज होके 3 kg आ जाए या इंक्रीज होके 5 kg आ जाए। तो कहते हैं इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी जो है ना वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पे डिपेंड करती है। और कंजर्वेशन ऑफ मास क्या है कि ना तो इसके अंदर वॉल्यूम जो फ्लूइड जो है वो ना तो प्रोड्यूस होगा और ना ही वो डिस्ट्रॉय होगा। मतलब जितना उसके अंदर एंटर हो रहा है उतना ही फ्लूइड जो है वो आउट होगा। कंसीडर वन फ्लूइड एलिमेंट। हम जितना भी आप देखेंगे फ्लूइड को जब हमने डिस्कस करना है तो हम पूरे के पूरे फ्लूइड को डिस्कस नहीं कर रहे होते, हम फ्लूइड का एक एलिमेंट डिस्कस कर लेते हैं और वही प्रॉपर्टीज है वो हम पूरे फ्लूइड को बता देते हैं कि जी सारा फ्लूइड जो है वो इसी तरह से एक्ट करेगा। कंसीडर वन फ्लूइड एलिमेंट ऑफ लेंथ डी एक्स डी वाई डी सी। हम एक क्यूबिक शेप का फ्लूइड एलिमेंट ले लेते हैं, ठीक है, जिसकी मतलब जो एक्स एक्सिस के अलोंग जो उसकी लेंथ है वो है डी एक्स, ठीक है। यहाँ पे हमने ये कोऑर्डिनेट्स लिए हैं एक्स वाई और जी, और एक फ्लूइड एलिमेंट लिया है क्यूबिक शेप का। एक्स एक्सिस के अलोंग जो उसकी लेंथ है डी एक्स है, वाई एक्सिस के अलोंग जो उसकी लेंथ है डी वाई है, ये ले लें या फिर आप ये ले लें, लेंथ जो है वो डी वाई है। और जी एक्सिस के अलोंग जो उसकी लेंथ है वो है डी जी। लेट यू बी द वेलोसिटी कंपोनेंट इन एक्स डायरेक्शन। अब जो फ्लूइड जो है वो मास मूव कर रहा है तो एक्स डायरेक्शन में उसकी जो वेलोसिटी कंपोनेंट है वो u है, वाई डायरेक्शन में v है और z डायरेक्शन में w है। बाकी हमने इन पॉइंट्स को नाम दे दिए हैं a b c d, ये सारे जितने भी इसके कोऑर्डिनेट्स आ रहे थे इनको नाम दे दिए हैं। नेक्स्ट देखें, फर्स्ट वी फाइंड द मास ऑफ फ्लूइड एंटरिंग द फेस a b c d। मतलब ये जो इसकी फेस है
ए बी सी डी, इसमें से जो फ्लूइड एंटर होगा इस एलिमेंट में से, फ्लूइड का मास जो एंटर होगा और जो इस सरफेस में से बाहर निकलेगा ई एफ जी एच में से, वो हम कैलकुलेट करेंगे। फिर जो ए बी ई एफ में से पास करेगा और डी एच जी सी में से बाहर निकलेगा, वो मास कितना होगा। इस तरह से ये सारे फेसेस का हमने कैलकुलेट करना है। इसकी टोटल 6 फेसेस आ रही हैं, तो 6 फेसेस में हमने इसके मास जो है वो कैलकुलेट करेंगे। फर्स्ट वी फाइंड द मास ऑफ फ्लूइड एंटरिंग द फेस ए बी सी डी, then we will find the mass of the fluid leaving the phase E, F, G, H. Similarly, we find mass of fluid. Similarly, we find mass of fluid entering the phase D at GC and mass of fluid leaving the phase AFBC। ये जो मैंने अभी आपको चीज बताई कि ये ABCD में से जो पास कर रहा है, एंटर हो रहा है, और EFGH में से ये बाहर निकल रहा है, ये हम कैलकुलेट करेंगे। फिर DCGH में से ये जो एंटर हो रहा है पिछली सरफेस में से, और ये सामने वाली सरफेस में से जो बाहर निकल रहा है, ये कितना होगा। देन AFDH इसमें से जो एंटर होगा और BECG में से जो बाहर को निकलेगा, वो मास जो है वो हम कैलकुलेट करेंगे। फर्स्टली मास ऑफ फ्लूइड एंटरिंग द फेस एबीसीडी, एबीसीडी में से मतलब जो उसकी सरफेस है उसमें से जो मास पास करेगा वो क्या होगा, मतलब मास पर यूनिट टाइम पास कर रहा होगा। तो मास का फॉर्मूला क्या होता है, रो इनटू वी। जो मास है वो होता है डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, और वॉल्यूम क्या होता है, एरिया इनटू लेंथ। लेंथ ब्रीथ इनटू हाइट का था ना, जो हाइट और उसकी ब्रीथ आ जाएगी वो एरिया की इक्वल हो जाएगी, क्योंकि हमारे पास वो एक फेस ले रहे हैं तो उसका फेस एरिया आ जाएगा और साथ में उसकी लेंथ आ जाएगी, ओवर टी आ गया। तो एरिया को अगर ए से डिनोट कर लें, रो इनटू ए, लेंथ को एल से डिनोट किया और टाइम को टी के साथ, तो लेंथ ओवर टाइम, ये हमारे पास वेलोसिटी बन जाती है। तो ये v1 लिख लिया, क्योंकि फर्स्ट फेज का कैलकुलेट करें तो ये v1 आ गया। रो इनटू एरिया ऑफ फेस ए बी सी डी इनटू वेलोसिटी कंपोनेंट इन एक्स डायरेक्शन, क्योंकि वो फ्लूइड जो है वो एक्स डायरेक्शन में मूव करेगा, क्योंकि ये देखिए ये फेस है ए बी सी डी, तो ये एक्स एक्सिस के अलोंग इस तरफ को फ्लूइड मूव कर रहा है, तो इसकी डायरेक्शन क्या आ गई, इन एक्स डायरेक्शन में ये आ गया, ठीक है। तो रो इनटू यू, वेलोसिटी जो है एक्स डायरेक्शन में वो यू थी, वो हमने लगा लिया। और एरिया ए बी सी डी का क्या आएगा, यहाँ से देखिए, ये जो है एरिया इसका आ जाएगा, ये वाली फेस है, तो इस तरफ को जो इसकी लेंथ है वो डी जी है, और इसकी जो ऊपर मतलब ये वाली लेंथ है ये है डी वाई, तो इसका एरिया क्या आ जाएगा, डी वाई इंटू डी जी। तो ये इसका एरिया आ गया। सिमिलरली हमने कैलकुलेट करना है जो ई एफ जी एच में से बाहर निकल रहा है फ्लूइड जो है, ई एफ जी एच में से जो फ्लूइड बाहर निकल रहा है वो कैलकुलेट करना है। तो वो किसके इक्वल होगा, जितना फ्लूइड जो है उसमें एंटर हुआ है वो। अब यहाँ पे ये जो मैस जो है वो ई एफ जी एच सरफेस में से बाहर निकलेगा, वो किसके इक्वल होगा, जितना मैस उस ए बी सी डी में से एंटर हुआ है वो, और जितना उसमें इंक्रीज आया है, ठीक है ना। वो इसमें मतलब उतना मैस जो है वो लीव कर रहा होगा, वो उसकी मिकदार ये होगी कि जो उस मैस में चेंज आ रहा है उस डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में। तो इसलिए हमने उसको पार्शियली डिफरेंशिएट किया है एक्स, क्योंकि जो जो डेरिवेटिव्स है ना ये बेसिकली चेंज के लिए यूज होते हैं, कि किसी चेंज में अगर फॉर एग्जांपल हम जैसे वाई डिपेंडेंट वेरिएबल लेते हैं एक्स, तो मतलब एक्स को चेंज करने से जितनी वाई में चेंज आती है उसको हम डेरिवेटिव भी बोल देते हैं। तो इसलिए यहाँ पे एक्स डायरेक्शन के रिस्पेक्ट से हमने इसका डेरिवेटिव लिया है। दिस इज द रेट ऑफ इंक्रीज इन मास इन एक्स डायरेक्शन। अब एक्स डायरेक्शन में कितना मास जो है वो इंक्रीज हुआ है, वो किसके इक्वल आ जाएगा, जो टोटल मास है ए एफ बी सी डी में से, ए बी सी डी में से माइनस मास थ्रू द फेस ई एफ जी एच पर सेकेंड। मतलब उसमें से जितना एंटर हुआ है उसमें से माइनस कर दे जितना लीव हुआ है, तो वो जो मास आएगा वो रेट ऑफ इंक्रीज इन मास होगा। तो ये आ जाएगा रो यू डी वाई डी जी माइनस रो यू डी वाई, मतलब इनकी वैल्यूज पुट की हैं, ये दो फैक्टर्स जो हैं ये कैंसिल हो जाएंगे, एक ये फैक्टर कैंसिल हो जाएगा, पूरा का पूरा ये माइनस में है ये कैंसिल हो गया। बाकी आपके पास बचेगा माइनस पार्शियल बाय पार्शियल एक्स रो यू डी वाई डी जी डी एक्स, ये बच गया है, ठीक है। और इसको बाद में हम ये डी वी के इक्वल लिख लेंगे, क्योंकि ये तीन डायरेक्शन में अगर मतलब डी एक्स डी वाई डी जी ले रहे हैं तो ये वॉल्यूम डिफरेंशियल के इक्वल होता है। सिमिलरली रेट इंक्रीज इन मास इन वाई डायरेक्शन, सिमिलरली अगर हम वाई डायरेक्शन का करें तो वो हमारे पास, अब देखिए ना, अब आप एक फेस का कर लेते हैं, दो फेस का कैलकुलेटर कर लेते हैं तो उससे आपको अंदाजा हो जाएगा।
तो ज़रूरी नहीं है कि आपने ये सारे के सारे 6 स्पेसिस के लिए आपने निकालना है। हमें पता लग गया जब हमने एक्स डायरेक्शन में किया तो हमारे पास ये रिलेशन बना है। जब वाई डायरेक्शन में करेंगे तो यहाँ पे ये जो डायरेक्शन है ये वाई आ जाएगा और यहाँ पे ये जो वेलोसिटी है ये वाई एक्सिस की डायरेक्शन में जो वेलोसिटी होती है वी वो आ जाएगी, ठीक है। इसी तरह से जी डायरेक्शन में करेंगे तो ये रिलेशन आ जाएगा। नाउ टोटल रेट ऑफ इंक्रीज इन मास, अब टोटल वो मास कितना इंक्रीज हुआ है, ठीक है ना, वो कितना आ जाएगा, रेट ऑफ इंक्रीज इन मास इन एक्स डायरेक्शन प्लस वाई डायरेक्शन प्लस जी डायरेक्शन, इन तीनों डायरेक्शन वाले मैसेज को हमने ऐड अप कर देना है। तो ये आ जाएगा, ये इक्वेशन 1 बन गई है, ठीक है। क्योंकि जब सबको ऐड करेंगे उनमें से डी एक्स डी वाई डी जी जो है वो कॉमन आ रहा है, तो इसको बाहर निकाल लेंगे, बाकी ये आपके पास आ गया। नेक्स्ट कहते हैं सिंस इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी based on the law of conservation of mass, and by the law mass is neither created nor destroyed in the fluid element के अंदर ना तो mass create होगा ना ही destroy होगा, so net increase of mass per unit time in the fluid element must be equal to the rate of increase of mass in fluid element के यूनिट टाइम में। मतलब ये कि जितना फ्लूइड जो है वो पास कर रहा है फ्लूइड, मतलब सो द नेट इंक्रीज ऑफ मास पर यूनिट टाइम, मतलब पर यूनिट टाइम के अंदर उस मास में कितना इंक्रीज आया, टोटल इंक्रीज कितना हुआ है, और टोटल उसका इंक्रीज जो है फ्लूइड एलिमेंट में टोटल मास में कितनी चेंजेस आई, मतलब मास कितना इंक्रीज हुआ है, वो दोनों इक्वल होंगे। तो अगर हम मास को टाइम के रिस्पेक्ट से देखें वो कितना चेंज हुआ है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, पार्शियल बाय पार्शियल टी रो डी एक्स डी वाई डी जी, ठीक है। तो यहाँ पे ये आ जाएगा, अगर हम इसके ऊपर मतलब ये पार्शियल अप्लाई करें तो पार्शियल ऊपर पार्शियल टी डी एक्स डी वाई डी जी आ गया, इसको इक्वेशन 2 का नाम दे लिया, और इससे ऊपर जो इक्वेशन आई थी इंक्रीज इन मास के लिए क्वेश्चन नंबर 1, तो दोनों इक्वल आ जाएगा क्योंकि कंजर्वेशन ऑफ मास से जितना मास इंक्रीज नेट मास इंक्रीज हो रहा है टाइम के रिस्पेक्ट से जितना फ्लूइड एलिमेंट में मास इंक्रीज हुआ है दोनों इक्वल होंगे। तो ये दोनों इक्वल आ गए, डी एक्स डी वाई डी जी दोनों में कॉमन चीज है, इसको कैंसिल कर देंगे, मतलब कि ये एलिमेंट जो है यहाँ पे डी एक्स डी वाई जी इस साइड पे भी आ रहा है और इस साइड पे भी आ रहा है, ये कैंसिल हो गया, यहाँ पे ये पूरा का पूरा एलिमेंट माइनस में था, इस साइड पे आके प्लस में चेंज हो गया, राइट साइड पे 0 हो गया। ये जो पार्शियल बाय पार्शियल एक्स पार्शियल बाय पार्शियल वाई पार्शियल बाय पार्शियल ये आपको पता है डेल के इक्वल होते हैं। डेल में क्या होता है, पार्शियल बाय पार्शियल एक्स आई प्लस पार्शियल बाय पार्शियल वाई जे एंड प्लस पार्शियल बाय पार्शियल जी के, और ये वाले जो है रो सब में सेम है, यू वी डब्ल्यू, इसको भी अगर हम उसमें कंपोनेंट आई जे के की फॉर्म में ले ले तो ये वी के कंपोनेंट है, तो ये आ जाएगा डेल डॉट रो वी। तो ये जो इक्वेशन बनी है इसको हम बोलते हैं इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, ठीक है। वेयर डेल्टा इज इक्वल टू, ये वैल्यूज भी लिखनी है, डेल्टा की ये वैल्यू है, वी की ये वैल्यू है, इक्वेशन 3 इज कॉल्ड द इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। फॉर कंप्रेसिबल फ्लूइड के लिए है ये कि जब फ्लूइड जो है उसको कंप्रेस कर सकते हैं उसकी डेंसिटी चेंज होती है, अगर डेंसिटी इसलिए यहाँ पे डेंसिटी इंक्लूड हो रही है, अगर हम इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड के लिए करेंगे तो डेंसिटी जो है वो कांस्टेंट रहती है, ठीक है ना, विद रिस्पेक्ट टू टाइम वो चेंज नहीं होती। तो नेक्स्ट ये स्पेशल केसेस है इसके, इफ वी कंसीडर स्टेडी फ्लो mass density does not change with respect to time, मतलब कि अगर हम स्टेडी फ्लो कंसीडर कर लें तो उसमें क्या होता है कि डेंसिटी जो है टाइम के रिस्पेक्ट चेंज नहीं होती, ना तो डेंसिटी चेंज होती है ना ही कोई और फ्लूइड प्रॉपर्टी चेंज होती है। तो ये क्या आ जाएगा, पार्शियल रो बाय पार्शियल टी इज इक्वल टू 0, क्योंकि वो तो कांस्टेंट है डेंसिटी, तो उसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम लेंगे वो 0 हो जाएगा। तो ये जो इसमें फर्स्ट टर्म थी यहाँ पे ये वाली पार्शियल रो बाय पार्शियल टी ये 0 हो गया, बाकी क्या आ गया, डेल डॉट रो v इज इक्वल टू 0, ठीक है। नेक्स्ट है इफ वी कंसीडर द फ्लो इज इनकम्प्रेसिबल, मतलब कि वो स्टेडी भी हमने लिया और इनकम्प्रेसिबल भी लिया, देन रो इज कांस्टेंट एंड पार्शियल रो बाय पार्शियल टी इज इक्वल टू 0, तो रो भी कांस्टेंट है और पार्शियल रो बाय पार्शियल टी जो है वो इक्वल टू 0 आएगा, तो वो टर्म 0 हो गई, और यहाँ से अगर रो क्योंकि कांस्टेंट है तो उसका डेरिवेटिव हम बाहर निकाल लेते, डेरिवेटिव से उसको बाहर निकाल लेते हैं, वो दूसरी तरफ पे जाके 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये बाकी क्या बच गया, डेल डॉट भी। तो ये आपने याद रखना है कि इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी इन फॉर इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड वो क्या होती है, डेल डॉट वी इज इक्वल टू 0, और ये किसमें है, 3 डायमेंशन में। अगर हम 2 डायमेंशन में करेंगे, एक्स वाई डायमेंशन ले रहे हैं तो ये पार्शियल यू बाय पार्शियल एक्स प्लस पार्शियल वी बाय पार्शियल वाई आ जाएगा, और अगर 1 डायमेंशन में ले रहे हैं तो पार्शियल यू बाय पार्शियल
एक्स आ जाएगा इक्वल टू 0। तो ये आज का टॉपिक था हमारे इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी का। फर्दर लेक्चर में हम इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी सिलेंड्रिकल फॉर्म में और स्फेरिकल फॉर्म में करेंगे। तो इसमें अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो, कोई चीज़ ना समझ में आई हो तो वो आप पूछ सकते हैं। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।